नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज तारीख है 3 मई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ये जो एडिटोरियल पेज पे दो से तीन आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे पॉलिटिकल हैं, क्योंकि कल जो 4 स्टेट्स और 1 यूटी की जो असेंबली के इलेक्शंस हुए थे उसके रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, उन्हीं को लेकर के बताया हुआ है। तो एक भी आर्टिकल हमारे काम का नहीं है जो हमें डिस्कस करने की ज़रूरत हो। इधर बताया हुआ है कि सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हो, पर सब काम पे लग जाओ भाई, क्योंकि कोविड-19 अभी तक भी ज़िंदा है। ठीक है, बाकी फिर बाद में इसमें बातें की गई है सारी की सारी पॉलिटिक्स की, नहीं डिस्कस करेंगे। लेसन फ्रॉम बंगाल कि बंगाल में जो कुछ भी हुआ है कि बीजेपी का एक लहर बताई जा रही थी, बट रियलिटी में हुआ क्या, ममता बनर्जी की टीएमसी ने क्लीन स्वीप एक तरीके से बहुत शानदार विक्ट्री रजिस्टर की है वहाँ पे। तो मतलब वहाँ से कुछ सीख लो, सीखना चाहो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे हिदायत दी जा रही है, जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया या फिर एनआरसी हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें लेकर के। तो वैसे पॉलिटिकल ओपिनियन ज़्यादा है तो डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा नीचे हाउ बीजेपी रिटेन्ड असम में बीजेपी ने अपने आप को कैसे बचा लिया, क्या वजह रही उसके पीछे, तो वहाँ पर यहाँ पर भी असम की ही पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं बताई हुई है। अगर आप असम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस आर्टिकल को ज़रूर एक बार देख लेना। वजह क्या है, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा पता रहना हमें ज़रूरी होता है, राइट। इसी तरीके से बंगाल में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बंगाल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, तो आप एक ये देख सकते हो, राइट। बाकी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल हमारे काम आ ही नहीं सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। और होता क्या है पॉलिटिकल आर्टिकल्स के अंदर, सबसे बड़ा मेन तो क्या होता है, आप अपना ओपिनियन खुद का क्रिएट करो। ठीक है, कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने कैसे कदम उठाए, राइट। क्योंकि कई बार हो सकता है आपके सामने सवाल आ जाए। वैसे तो पार्टीशनशिप की बात नहीं की जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में। कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन में बात करो तो केवल इम्पार्शियल वे में काम करो, इम्पार्टीशन वे में काम करो, कि हाँ कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आप पे नहीं है। बट आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ही ले कि ए और बी पार्टीज़ हैं दोनों, इनमें से आपकी कौन सी पार्टी अच्छी लगती है, तो आपको वहाँ पर ना तो ए जवाब देना है ना बी जवाब देना है। आपका जवाब क्या होगा कि ए पार्टी की ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, बी पार्टी की ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। समझ गए? तो इससे क्या हो गया, एक बैलेंस भी बन गया और आपका एक पॉलिटिकल ओपिनियन भी आ गया। बोला एक पार्टी ये दोनों की अच्छाइयाँ मिला करके कोई एक पार्टी बना दी जाए तो बोला वो मेरी सबसे फेवरेट पार्टी होगी। बाकी करंट पार्टीज़ में से ये अच्छाइयाँ मुझे नज़र आती है। ऐसे एक बैलेंस्ड आंसर आपसे एक कहता ना कि हाँ एक मतलब एक रिक्वायरमेंट होती है इंटरव्यूअर की, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप इन चीज़ों का। खैर, आ जाते हैं आइडिया पेज पे। आइडिया पेज पे हम बात करेंगे वायरस इन द सिस्टम की। इस आर्टिकल में जानेंगे कि ना तो पॉलिटिकल ना पब्लिक, ये दोनों पावर्स जो हैं इतनी ज़्यादा वीक नहीं साबित हुई है जितना वीक हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और साइंटिफिक कम्युनिटी वीकर साबित हुई है। ये जो कोविड की महामारी चल रही है उसके चलते देखेंगे इस आर्टिकल को। दूसरा, इधर कांग्रेस मस्ट स्टॉप जाइब्स एट जैब्स, ये आर्टिकल लिखा है हिमंत बिस्वा शर्मा। बेसिकली पॉलिटिकल है पूरा का पूरा आर्टिकल, बट इस आर्टिकल से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें लर्न करने को मिलेगी कि क्यों आज हमारे यहाँ पर वैक्सीन की जो समस्या है वो इतनी गजब की बनी हुई है, कि डिमांड इतनी ज़्यादा है वैक्सीन की और हमारे यहाँ पर सप्लाई की कितनी कमियाँ हैं। ठीक है, क्योंकि सरकार पे अटैक बहुत सारे हो रहे हैं, तो सरकार को डिफेंड करने के लिए भी तो हमारे पास में कुछ पॉइंट्स हों, क्योंकि हमें तो बैलेंस बनाना है भाई। हम ना तो सरकार के बिल्कुल 100% प्योर सरकार के, और ना बिल्कुल एकदम ही ऑपोजिशन की सुननी ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हमें तो एक बैलेंस्ड आउटकम चाहिए, हमें तो एक बैलेंस्ड एटीट्यूड बनाना है कि हाँ जी सरकार ये कुछ कर रही है तो सरकार के अंदर ये चीज़ें जो है इनके अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो ये कर दो। ऑपोजिशन ये कुछ कह रहा है तो ये सजेशन ऑपोजिशन की तरफ से ले सकते हो। ये एक बैलेंस बनाने वाला खेल है, सीधा सीधा, राइट। तो हम जानेंगे इस आर्टिकल में। और इसके नीचे कीपिंग टू द लेफ्ट इन केरला, केरला में लेफ्ट की सरकार बनेगी। ऐसे में ये फिर से केरला की पॉलिटिक्स से रिलेटेड हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ये और बाकी तो देखो इतना कुछ काम का है नहीं, केवल 2 आर्टिकल्स हमारे पास में, दोनों को देख लेते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है वायरस इन द सिस्टम। आर्टिकल लिखा है मिलिंद सोहनी और अलाख्या देशमुख के द्वारा। देखो कोविड-19 पेंडेमिक एपिडेमिक की हम बात करें, ये फिर से आ चुका है और एक
प्रतिशोध की भावना के साथ में आया कि बस अब की बार तो मैं सब कुछ ख़त्म करके ही चला जाऊंगा। ऑफिशियल डेटा के हिसाब से अगर देखें तो 3 लाख से ज़्यादा केसेस डेली के आ रहे हैं और 3,000 से ज़्यादा डेथ्स हर दिन हो रही है इंडिया में। और ज़्यादातर सिटीज़ जो है वहाँ पर आईसीयू जो एक इंटेंसिव केयर यूनिट की रिक्वायरमेंट वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और क्रिटिकल केयर बेड्स की भी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। साथ में ऑक्सीजन और की मेडिसिन्स हैं उनकी शॉर्टेज भी कहीं ना कहीं देखी जा रही है और होर्डिंग ज़्यादा हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा दूसरी कुछ शॉर्टेज है वो और चल रही है ही, वो हम देख ही रहे हैं, डे टू डे बेसिस पे अलग अलग रिपोर्ट्स आती रहती है। एक तरफ हम देखें तो हमारे जो टॉप साइंटिस्ट हैं, दूसरी तरफ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ये कहते हैं कि सेकंड वेव जो है वो कहीं ना कहीं उसके लिए हम कहीं ना कहीं मतलब एक्सपेक्टेड थी कि हाँ वापस आएगी ये सेकंड वेव और हम इसके लिए तैयार हैं। ये बात कही टॉप साइंटिस्ट और ब्यूरोक्रेट्स ने, बट प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं 2 फैक्टर्स पे ही कन्फाइंड रख ली इन्होंने। मतलब आइडिया था कि सेकंड वेव आ सकती है, पर प्लानिंग किन चीज़ों पर ध्यान दे करके की गई वो देखो। पहली तो ये कि अब की बार जो वायरस जो है ना, वायरस का जो नया वर्जन है, नया जो स्ट्रेन है वो इन्फेक्टियस है, ज़्यादा इन्फेक्शन करेगा और म्यूटेशन भी हो चुका है वायरस में। और दूसरा जो कोर आइडिया था जिस पे ये प्लान किया गया साइंटिफिक कम्युनिटी और ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा कि लोग जो हैं वो बहुत एरोगेंट है, कोविड-19 के लिए जो डिसिप्लिन है बोला उनको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में वायरस को और दूसरी तरफ लोगों को, पब्लिक को कहीं ना कहीं ब्लेम कर दिया साइंटिफिक कम्युनिटी ने और ब्यूरोक्रेसी ने। दूसरी तरफ हमारी मीडिया जो है वो पॉलिटिशियंस को ब्लेम करने में लगी पड़ी है कि भैया आपने चुनाव की रैलियां निकाल दी, कुंभ मेले में गैदरिंग इकट्ठी शुरू कर दी, तो ऐसे में पॉलिटिशियंस की वजह से कहीं ना कहीं ये सेकेंड वेव है वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से रॉकेट की तरह आई है। बट यहाँ पर ये है कि आप एक रूटीन फेलियर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो अगर आप इन्हीं चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो कि जो हमारी सेंट्रलाइज साइंटिफिक कम्युनिटी है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं दूसरे डेवलपमेंटल एरियाज में भी तो फेल हो रही है ना। आप इसको कैसे इग्नोर कर सकते हो कि साइंटिफिक कम्युनिटी और जो ब्यूरोक्रेसी है, ये आज आप देखोगे बहुत सारी क्लिप्स आपने देखी होंगी कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी को एशिया में सबसे बुरी कंडीशन वाली ब्यूरोक्रेसी कंसीडर की गई थी। 1990s की बात है या 2000s की बात है, मुझे एग्जैक्टली फिगर ध्यान नहीं है कौन से साल की बात है वो न्यूज़, कि एशिया में सबसे घटिया ब्यूरोक्रेसी कहाँ की है, बोला इंडिया की है। ये ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स तक निकल के आई थी। तो बोला और जो दूसरे सेगमेंट्स हैं, अदर डेवलपमेंटल एरियाज हैं, वहाँ पर भी अगर देखोगे तो साइंटिफिक कम्युनिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी हमारी फेल हो रही है। तो आप इनको कैसे इग्नोर कर सकते हो, केवल लोगों को या फिर वायरस को या पॉलिटिशियन को ही कैसे आप जिम्मेदार बना सकते हो, जबकि देश को चलाने का जो काम है वो ब्यूरोक्रेसी का है, राइट। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आड़े हाथों लिया है ब्यूरोक्रेसी को इस जगह पे, राइट। हम ज़्यादातर देखते हैं कि यूरोप में या फिर यूएसए में हम अपने आप को कंपेयर कर लेते हैं ना, चलते हैं कि हाँ भाई यूएसए के अंदर इतना अच्छा काम हो रहा है, इंडिया भी कम्पीट कर रहा है, यूएसए को पीछे छोड़ देगा, यूरोप के अंदर भी वैक्सीन बन गया तो इंडिया ने भी वैक्सीन बना दिया, हम इतना कंपेरिजन कर लेते हैं। बट रियलिटी ये है कि डेटा ही अवेलेबल नहीं है जिसको प्रॉपर टाइम पे प्रॉपरली एनालाइज किया जा सके। यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि हमने एक वेब पेज को एनालाइज किया यूएसए में, जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल CDS जो है यूएसए का, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमने कलेक्ट किया स्टेट वाइज, वहाँ के जो यूएसए के 50 स्टेट्स हैं उनके हिसाब से, और इस पेंडेमिक का वहाँ पर क्या बिहेवियर रहा और किस तरीके से वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च हुई और कैसे एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए काम किया, बोलो वो फैक्ट्स हमने वहाँ से अच्छे से कलेक्ट किया। और हमें ये जानने को मिला कि 15 मतलब 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर 15 हॉस्पिटल्स की अवेलेबिलिटी वहाँ पर इंश्योर करने की कोशिश की गई। तो इससे क्या हो गया कि जो ड्रॉपिंग मोर्टेलिटी रेट थी वो 6% तो थी ही, पर 6% से भी कम होने लग गई। साथ में दूसरी तरफ जो लोग मतलब 5 दिन तक नॉन ICU पेशेंट्स हैं, उनके अंदर भी आप देखोगे हॉस्पिटल स्टे में, मतलब एक तो होते हैं कि नॉर्मली हॉस्पिटल में जाकर के कोई पेशेंट रह रहा है, एक दूसरी तरफ होता है कि ICU में जाकर के कोई पेशेंट रह रहा है। तो नॉर्मल तो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कोई पेशेंट जा रहा है तो 5 दिन के अंदर हॉस्पिटल से रिलीज हो पा रहा है, और दूसरी तरफ ICU में अगर कोई पेशेंट चला जाता है, मतलब और ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ चुकी है, तो ऐसे में वो 14 दिन में हॉस्पिटल से फ्री हो जाता है। तो ये चीज़ हमने कहीं ना कहीं देखी। पर दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे पास में ऐसे क्लिनिकल फैक्ट्स ही नहीं मिल पाए प्रॉपरली।
पर फिर भी हमने कैसे जैसे करके बोले महाराष्ट्र में जो 30 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल 2021 के बीच में जो कुछ भी अभी ये जो करंट पीक चल रही है इसके बारे में स्टडी किया, तो थोड़ा सा बोला हमने आउटकम निकालने की कोशिश की कि कोविड-19 केयर जो है ये केस स्टडी आ चुकी है, ठीक है। इसमें केवल आपको सेंस लेना है, समझना है कि कैसे यूएसए को हम खुद से यूएसए को कंपेयर कर लेते हैं चलते ही। तो यूएसए में जो प्रैक्टिसेस है उनको भी तो हम देखें ना, फिर तब जाके ही तो हम कंपेरेबल स्टेटस पे पहुंचेंगे। तो कोविड-19 केयर जो है महाराष्ट्र में तो उसको टियर 1 कैटेगरी, टियर 2 कैटेगरी और टियर 3 कैटेगरी में डिवाइड हम कर सकते हैं। टियर 1 कैटेगरी में बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स और वेल इक्विप्ड पब्लिक हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जो मेन सिटीज़ में लोकेटेड है। टियर 2 सिटीज़ की अगर बात करो वहाँ पर स्मॉलर प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा और पब्लिक हॉस्पिटल आ जाएगा जो कि कहीं ना कहीं दूर दराज के इलाकों में लोकेटेड है। और टियर 3 के जो हॉस्पिटल आ जाएंगे वहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ केयर या फिर होम केयर जो पेशेंट्स एक्सेस कर रहे हैं। तो टियर 1, टियर 2, टियर 3 मतलब क्वालिटी के हिसाब से आप डिक्लाइन करते चले जाओगे टियर 1 से टियर 3 की तरफ जैसे ही जाओगे। हॉस्पिटलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, हॉस्पिटल या फिर हेल्थ केयर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो जो क्रिटिकल केयर है वो आपको कहाँ मिल रही है ज़्यादा। क्रिटिकल केयर का मतलब अगर सिचुएशन थोड़ी बिगड़ चुकी है तो उस टाइम पर कहाँ पर आपको रिलीफ मिलेगी हॉस्पिटल में, टियर 1 हॉस्पिटल्स के अंदर, और कुछ एक्सटेंड में टियर 2 हॉस्पिटल्स में भी कहीं ना कहीं आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। अब यहाँ पर बोल रहे हैं राइटर कि अब हम थोड़ा सा रिलेट करते हैं इस मोर्टेलिटी को, मोर्टेलिटी रेट जो कि डेथ रेट है उसको हम कंपेयर करते हैं, रिलेट करते हैं कि अवेलेबल कितने हैं क्रिटिकल केयर बेड्स और पेशेंट की सीवियरिटी क्या है, कितना ज़्यादा परेशान हो रहा है। तो जैसे ही हमने ये जो यूएसए का डेटा हमने एनालाइज किया उसके साथ में हमने हमारे यहाँ पर जो क्वालिटी केयर अवेलेबल थी उसके साथ में कंपैरिजन किया, तो हमारे यहाँ पर लगभग देखोगे होना क्या चाहिए कि एक डेथ पर डे 250 बेड्स के ऊपर होनी चाहिए। मतलब 250 बेड्स टियर 1 के अगर हमारे यहाँ पर मतलब महाराष्ट्र में लोकेटेड है तो उनमें से एक डेथ काउंट होनी चाहिए। सिमिलरली 3 डेथ होनी चाहिए अगर 250 बेड्स पर 250 बेड्स ऑक्यूपाई हैं टियर 2 हॉस्पिटल्स के अंदर, 3 डेथ होनी चाहिए। और टियर 3 के ऊपर अगर सीवियरिटी देखें तो उस पर तो दिमाग ही मत लगाओ, उसमें तो डेथ रेट और चली जाएगी। तो कहने का मतलब टियर 1 वाले हॉस्पिटल में अगर 250 बेड्स हैं तो उन 250 बेड्स में पर डे 1 डेथ अगर काउंट हो तो ठीक है। दूसरी तरफ टियर 2 हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहाँ पर 250 बेड्स पे अगर पेशेंट्स है मतलब सीवियर कंडीशन में है, क्रिटिकल कंडीशन में है, तो वहाँ पर 3 डेथ्स काउंट होनी चाहिए। तो इस तरीके से कोई भी हॉस्पिटल जिसमें हमने बेसिक क्वालिटी ऑफ केयर मल्टीप्लायर को एकदम एनालाइज किया कि हाँ कम से कम बेसिक जो नीड है एक पेशेंट को, जो रिक्वायरमेंट है एक कोविड के पेशेंट को, वो मिल रही है कि नहीं, तो उसके हिसाब से जब हम देखें तो कुछ निकल के क्या आता है वो कुछ इस तरीके से हैं कि हर बेड पे मतलब नंबर ऑफ बेड जो है ईच टियर पे वो क्या शो करते हैं कि भाई कितनी तैयारी आपने की है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ में, बोलो वहाँ पर अप्रैल 20 के टाइम पे 1939 टियर 1 बेड्स अवेलेबल थे, पर 1156 टियर 2 बेड्स अवेलेबल थे। तो इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने बहुत अच्छा किया। बट और ये जो कोविड-19 आउटब्रेक हुआ, सेकेंड वेव आई है, वो बहुत सही था। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो तैयारी थी ना ये इन टेंडम नहीं थी। आपने बूस्ट तो किया, ऐसी बात नहीं है कि कुछ इंक्रीमेंट नहीं किया बेड्स की अवेलेबिलिटी में या फिर जो क्रिटिकल केयर के रिक्वायरमेंट है उसको इंश्योर करने में, बट प्रॉब्लम यह है कि जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना नहीं कर पाए, इसकी वजह से फैटेलिटी रेट बढ़ गई। तो ऐसे में क्या है, मिसमैच हो गया, प्रॉपर प्लान नहीं हुआ, प्लान भी था तो शॉर्ट था, लॉन्ग टर्म प्लान नहीं था। ठीक है, एक तरफ देखें अगर डेली डेथ रेट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बोल रहे हैं कि हमने क्लासिफाई किया है ग्रे, वाइट और ब्लैक में। वाइट का मतलब डेथ रेट जो है वो बहुत ही कम है, अंडर कंट्रोल है। ग्रे का मतलब हो गया सिचुएशन थोड़ी सी वल्नरेबल है, अगर थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टांस है वो थोड़ा और अच्छा हो जाए तो ग्रे में मतलब ग्रे से वाइट में ले जाया जा सकता है, डेथ रेट को और रिड्यूस किया जा सकता है। और जहाँ पर फर्टिलिटी रेट बहुत ही ज़्यादा है तो उसको हमने ब्लैक कंसिडर किया। तो डेली डेथ रेट को हिसाब से अगर हम देखें
तो कहीं ना कहीं चिंताजनक सिचुएशन बनती चली गई, और वो भी कहाँ पर, पुणे और मुंबई जैसी बड़ी सिटीज़ में, जहाँ पर कि ज़्यादा हाई क्लास के लोग रहा करते हैं। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है कि आप देखो कि कितनी ज़्यादा सिचुएशन, एक सेकेंड, कि बड़ी सिटीज़ को ही जब आप प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर रहे हो, तो परभानी एक रूरल डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, और अहमदनगर, वो तो बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल में चल रहे हैं क्योंकि वो तो रूरल एरियाज़ हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या हो रही है कि सेकेंड टियर हॉस्पिटलाइजेशन की जो अवेलेबिलिटी है वो कम होना और पुअर क्वालिटी का होना। तो ये इंश्योर कौन करेगा? जब आपको पता था कि भाई सेकेंड वेव आएगी, तो ये तो सप्लाई साइड इशू आ गया ना। अब सप्लाई साइड इशू में भी आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिवली काम करने की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सवाल आता है, और दूसरा साइंटिफिक कम्युनिटी पे भी सवाल आता है कि भाई जब हमारे पास में, जैसे आगे डेटा बताएंगे कि जब कैलकुलेशन थी हमारे पास में कि ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई इंश्योर करने के लिए आपने काम क्यों नहीं किए? जब आपके पास में डेटा था, करना था ना उसके लिए काम। दूसरी तरफ अगर हम देखें, सप्लाई चेन जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई और वीक पड़ती चली गई, जिसमें चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई की बात कर लो, चाहे ड्रग्स की अवेलेबिलिटी की बात करो। तो इसके चलते मोर्टेलिटी जो है वो राइज हो रही है, और एंडेमिक जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का कारण बनता चला जा रहा है। इसके अलावा अगर की पैरामीटर्स की बात करें, तो प्लानिंग की अप्रोच की बात करें, तो अलग अलग ज्योग्राफी में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से काम करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ज़रूरी था कि प्रिडिक्शन लगाई जाए कि भाई कमी किस चीज़ की है, उस पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या गड़बड़ हो गई कि जो हमारी साइंटिफिक एजेंसीज़ हैं वो सही टाइम पे नहीं आई, और जो क्वांटिटेटिव नॉर्म्स हैं उन पर ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाए। मतलब क्वांटिटी कितनी चाहिए, गाइडलाइंस सही से तैयार नहीं हुई, प्रॉपर नॉर्म्स तैयार नहीं हुए। अब आप एक चीज़ बताओ, जब ऊपर से प्लान ही अच्छे से नहीं बनेंगे और फिर उसके बाद में अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज़ के पास में अगर आप कुछ सिग्नल ही नहीं भेजोगे कि भाई ये गाइडलाइंस है, इनको आपको फॉलो करना है, तो फिर कैसे काम चलेगा? हमारे यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है, बट फिर भी कुछ ना कुछ गाइडलाइंस तो बनाने की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड साइंटिफिक कम्युनिटी और हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, तो इसके लिए बहुत सारी कमियां हैं। दूसरी तरफ एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी की बात करो या फिर बेड्स की एलोकेशन की बात करो, इसमें भी मारामारी लगी है। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, आपको पता है कि क्रिटिकल केयर में ये माना जाता है कि 15 किलोग्राम पर डे पर पेशेंट जो है वो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से करंट इंडिया वाइड डिमांड अगर देखें तो लगभग 4000 मेट्रिक टन की लगभग रिक्वायरमेंट बन जाती है क्रिटिकल केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर 2,60,000 पेशेंट्स हमारे क्रिटिकल केयर के अंडर चल रहे हैं, वो भी पर्टिकुलर टीयर 2 केयर के अंदर ही, तब वहाँ पर तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा डिमांड, मतलब 2,60,000 पेशेंट्स जो कि टीयर 2 टाइप हॉस्पिटल में हैं, उनके हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी लगभग 4,000 मेट्रिक टन की, केवल टीयर 2। अब टीयर 3 और टीयर 1 तो छोड़ दो एक बार। तो ऐसे में हम रजिस्टर क्या कर रहे हैं, 3,000 मौतें डेली की हो रही हैं। तो यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है वो आ रही है निकल के सप्लाई साइड की फिर से, कि आपके पास में प्लान था, बहुत सारे एक्सपर्ट ग्रुप्स भी बैठे हैं, उसके बावजूद भी हम जो है फैटिलिटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आज देखो पीक रेट क्या चल रही है। पहले तो ये था कि हर 1 मिलियन पे 10 लाख के ऊपर 5 डेथ्स होती। ठीक है, फिर ऐसी होनी चाहिए अगर प्रॉपर प्लान कर दी जाए तो। फिर उसके, और ये प्लान किसके अंडर में होता सारा का सारा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर में जो प्लानिंग होती है उसके। तो ओवरऑल आप देखो तो 7,000 मेट्रिक टन की आज ऑक्सीजन प्रोडक्शन हो रही है, जो कि एडिक्वेट नहीं है। एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि भाई अटेंशन आप अच्छे से दो। आप दूसरी तरफ देखो कि नेशनल प्लान जब तक सही तरीके से नहीं बनेगा, तब तक हम कैसे इस बीमारी को फाइट कर पाएंगे। 2020 अगस्त 18 की बात है, उस टाइम पे हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट वेव थी कोविड-19 की, ज़बरदस्त तरीके से पीक पे चल रही थी। उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से कि कोई स्पेशल प्लान की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट दूसरी तरफ अगर आप देखो कि सेंटर ने नेशनल प्लान ऑन ऑक्सीजन के बारे में जब बात की, ऑक्सीजन एंड वैक्सीनेशन की जब बात की, और स्टेट्स को, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सीधी सी बात क्या कह दी
कि पहले तो ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने ये कह दिया कि नो प्लान वाज रिक्वायर्ड, कि प्लान की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी उस टाइम पे। बट रियलिटी क्या है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कैसे भी करके अपने संज्ञान लिया है कि भाई आप ऑक्सीजन के लिए और वैक्सीनेशन के लिए नेशनल प्लान बनाओ। तो सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा लेट हो गया इसके अंदर, पर चलो दे रहा है, दुरुस्त है। और स्टेट्स को ये कहा है कि भाई आप अपनी एफिडेविट सबमिट करो कि आपके पास में कितनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, कितनी शॉर्टेज है और आगे का क्या प्लान है, क्या रिक्वायरमेंट्स है आपकी। तो ये माइन्यूट ग्रैन्युलरिटी बेसिस पे, मतलब बिल्कुल बेसिक्स में डिटेल सेट ऑफ डेटा अवेलेबल हो तब जाकर के तो प्लान होगी। और हमने शुरू से क्या देखा, जितना डिटेल में यूएसए में डेटा अवेलेबल हो उतना हमारे यहाँ पर डेटा ही अवेलेबल नहीं है, जबकि डेटा का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आप भी देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अनयूजुअल प्रॉब्लम है ये पुअर डिज़ाइन के चलते हैं। एम्फेरिकल का मतलब कि आपने एविडेंसेस देखे पिछले साल के, उसके बावजूद आपने अच्छे से प्लान नहीं किया। साइंटिफिक सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं सही से काम नहीं कर रहा है। सेंट्रलाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया है जिसकी हद नहीं है, और हो भी गया है तो एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं है प्लानिंग का। दूसरी तरफ हम देखें तो ज़रूरत किस चीज़ की आ गई है कि ये जो सरकारी साइंटिस्ट हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, क्योंकि इनके ऊपर कोई किसी की लगाम नहीं है। ये एक बार जॉब ले लेते हैं तो उसके बाद में जब तक रिटायरमेंट नहीं होता तब तक कोई इसकी इनके ऊपर लगाम नहीं लगा सकता। तो एक तो ये सबसे बड़ी सवाल की बात है कि कैसे भी करके इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ कंपाउंडिंग दिस एब्सेंस, अगर इस एब्सेंस को हम देखें थोड़ा और कि कैसे हम सक्सेस करें इस पूरे प्लान को, इस कोविड-19 को कंट्रोल करने में, तो एक तो क्या है, केरला का जो प्लान है जिसमें डेथ रेट को कैसे कंट्रोल किया गया, क्या वो हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। मास टेस्टिंग करवाने की ज़रूरत है, चाहे सिम्टम्स हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं है, टेस्टिंग सबकी करवाओ। तीसरा आगे सवाल ये कर रहे हैं कि क्या रेलवे कोचेज़ हमारे इतने सेफ़ हैं कि अब माइग्रेंट जो है वो जा सके एक जगह से दूसरी जगह, या क्लासरूम्स इतने सेफ़ हैं कि बच्चे फिर से अपनी एजुकेशन स्टार्ट कर सकें। तो आज हमारे पास में 3000 से ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के साइंटिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आज उनकी ड्यूटी बनती है कि इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो निकाल करके दें। ठीक है ना, क्योंकि अगर वो सोसाइटी को ही सर्व नहीं कर पाएंगे तो फिर बाद में साइंस किस काम की। ठीक है, दूसरी तरफ केवल लोगों को ब्लेम करना, पब्लिक को ब्लेम करना कि भाई बहुत ज़्यादा एंजाइटी है उनके मन में, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं, तो भाई उनकी रियलिटी को आप छोड़ो, उन पर तो उनको तो करना है ही, पर दूसरी तरफ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी है, उनको भी रियल प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा असर्टिव मैनर में काम करने की ज़रूरत है। अगर प्लान बनाओ, प्लान नहीं बन रहा है तो प्लान बनाओ, और प्लान बन गया तो उसको एग्जीक्यूट करो प्रॉपर वे में, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो आप देखो अकाउंटेबिलिटी ऑफ द स्टेट, अगर बात करें आज का टाइम क्या है, वेलफेयर स्टेट का मतलब अकाउंटेबल स्टेट है, तो फिर टाइम पे जो चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट की जा रही है वो आप डिलीवर करो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कांग्रेस मस्ट स्टॉप जाइब्स एट जैब्स। आर्टिकल लिखा है हिमांता बिश्वा शर्मा ने। देखो अभी जो बिगेस्ट क्राइसिस चल रहा है वो इतना बड़ा है कोविड-19 का, जो कि पार्टीशन के बाद में हमने पहली बार इतना ज़बरदस्त क्राइसिस कहीं ना कहीं फेस किया है। आज हमें ज़रूरत है कि हम सभी साथ मिलकर के काम करें और सभी इस बीमारी को रिस्पॉन्ड करें, और वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे किया भी जा रहा है। हम कहीं ना कहीं इस क्राइसिस को डिफीट कर देंगे, ऐसी बात नहीं है, बट आइडियोलॉजीज़ के बेसिस पे अगर हम कहीं ना कहीं डिवाइडेड हैं तो हमें यूनाइटेड होने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर पॉलिटिकल ओपिनियन डाल देते हैं जो हमारे बिल्कुल काम का नहीं है। साथ में ये है कि जो मैन्युफैक्चरर ऑफ वैक्सीन्स हैं, या फिर जो साइंटिफिक कम्युनिटी पे हमने प्रीवियसली आर्टिकल में देखा कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं, तो बोलो थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड को समझने की ज़रूरत है कि क्यों आज हमारे यहाँ पे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर या फिर साइंटिफिक कम्युनिटी कहीं ना कहीं इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है जितना अच्छे से परफॉर्म उनको करना चाहिए। तो उसकी रियलिटी के लिए बताना चाह रहे हैं कि आज अगर हम हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी पे सवाल उठा रहे हैं तो उसके पहले एक बार ये तो देखो आप, या मैन्युफैक्चरर्स की बात करें उन पर सवाल उठा रहे हैं तो एक बार ये तो देखो कि वर्ल्ड में एक साल के अंदर अंदर 12 ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने वैक्सीन तैयार कर लिया, और उन 12 कंट्रीज में से इंडिया एक कंट्री है उस एलिट क्लब में। तो आपके लिए ये खुशी की बात है, ना कि दुख की। दूसरी तरफ इंडिया जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है,
और बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन के बावजूद भी इंडिया अच्छा खासा अपनी तरफ से परफॉर्म कर रहा है। वो बात एक ठीक है कि आप कंपेयर करते हो कि भाई दूसरे कंट्रीज़ के अंदर वैक्सीनेशन बहुत स्पीड से चल रहा है। अरे भाई दूसरे देशों की पॉपुलेशन भी तो देखो आप। आज इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ से ज़्यादा है, और दूसरी तरफ अगर आप कंपेयर करो भूटान से, जहाँ की पॉपुलेशन ही 10 लाख है, तो भूटान तो अगर 100% भी अगर वैक्सीनेशन कर देता है अपनी पॉपुलेशन का, तो भाई यहाँ तो इंडिया में तो 10 लाख का ही हुआ वैक्सीनेशन, अभी भी बहुत लोग बच गए। तो ऐसे में हमें कहीं ना कहीं इस रियलिटी को भी समझने की ज़रूरत है कि इंडिया की साइंटिफिक कम्युनिटी और वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि कैसे भी करके जो डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। बट बोल रहे हैं कि बोला ऑपोजिशन की तरफ से कोई एक प्रेज वर्ड नहीं आया, कोई भी मतलब बढ़ाई या फिर कोई भी ऐसी बात नहीं है कि कम से कम ये तो कहे कि बहुत अच्छा काम किया गया है हमारे कंट्री की जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स है और साइंटिफिक कम्युनिटी है उनके द्वारा। तो ऐसे में अब दूसरी तरफ देखा जाए कि हम हमारे इंडिया के जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को दूसरे कंट्री के वैक्सीनेशन प्रोग्राम से कंसिडर करें तो ये बहुत ही ज़्यादा नादानी वाली बात होगी। नाइव का मतलब होता है नादानी वाली बात, कि आप ज़्यादा बेसिक्स पे नहीं जा रहे हो। इवन अमेरिका में भी वैक्सीन की अगर बात की जाए ना, तो अमेरिका में भी पॉपुलेशन बहुत कम है एज कम्पेयर टू इंडियन पॉपुलेशन, राइट। इजराइल से कंपेयर करो तो इजराइल के जितने वैक्सीन डोजेस की रिक्वायरमेंट है उससे 100 गुना से भी ज़्यादा वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ेगी इंडिया में। तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो एक छोटे कंट्री को और एक बड़े कंट्री को। फिर इसके बाद में ड्रग्स की प्राइस की बात आती है, तो बोले कि जो वैक्सीन की प्राइस है वो आज के टाइम पे आपको ज़्यादा लग रही है, पर जैसे ही बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में उतरेंगे तो इकोनॉमी ऑफ स्केल आ जाएगी। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब हो गया कि आज अगर 10 वैक्सीन बनाने में मान लो 100 रुपये लगते हैं, तो कल जैसे ही धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगी तो वैक्सीन का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो पता पड़ा कि 100 वैक्सीन को डेवलप करने में आपको रुपए लग रहे हैं लगभग 800। तो ऐसे में आप इकोनॉमी ऑफ स्केल कैलकुलेट करके देखो कि यहाँ पर एक वैक्सीन 10 रुपए का पड़ रहा है, यहाँ पे एक वैक्सीन कितने का पड़ गया, 8 रुपए का। तो ऐसे में इकोनॉमी ऑफ स्केल धीरे धीरे आ जाएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, बोला RT-PCR टेस्ट की अगर हम बात करें तो पिछले साल कितने में हो रहा था, 400 रुपये, 1200 रुपये भी शायद आपने देखे होंगे, सुने होंगे। तो 1200 रुपये की बजाय आज RT-PCR टेस्टिंग जो है वो फ्री में हो रही है, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा इसको फ्री में अवेल कराया जा रहा है, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके कराओ तो 500 रुपये में आपका ये टेस्टिंग हो रहा है। तो ऐसे में आप क्यों मतलब जल्दबाजी कर रहे हो, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल आने में टाइम लगता है। दूसरी तरफ ये बात की जा रही है कि भाई इंडिया में वैक्सीनेशन जो है वो 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अरे भाई अभी 1 साल में तो वैक्सीन डेवलप हो गया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी, वैक्सीनेशन ड्राइव में कहीं ना कहीं जल्दी बहुत कोशिश की जा रही है। देखो आप ऐड देखते हो ना गूगल पे का, जल्दबाजी जल्दी करो पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं ट्रायल प्रॉपर नहीं किए गए और छोटे बच्चों को भी वैक्सीनेशन दिलाने का दबाव में आकर के, पॉलिटिकल दबाव में आकर के गड़बड़ हो जाए। देखो ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है ना उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि कोई भी काम अच्छे से करने में जो रूलिंग पार्टी है बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऑपोजिशन टांग अड़ाती रहती है। जबकि इसी जगह पे आप थोड़ा सा डिक्टेटरशिप वर्ड गलत हो जाएगा, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की बात करो, जो चाइना की बात करें तो चाइना में क्यों कर पाए, क्योंकि उन्होंने जो करना था कर दिया, ऑपोजिशन वाले थे उनको मानना पड़ा, राइट। तो ऐसे में यहाँ पर क्या चीज़ आ जाती है कि अगर यहाँ पर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो उसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। तो एक छोटा सा ये डेमोक्रेसी के बारे में हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन देखते हैं ना, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। उनमें से एक पॉइंट ये भी आता है कि कहीं ना कहीं जो ऑपोजिशन जब भी वीक होता है तो उसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर्ली फिक्स नहीं की जा पाती। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऐसे में जब इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है ना, तो इमरजेंसी वाली सिचुएशन में डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं वीक परफॉर्म करती है, जबकि दूसरी तरफ दूसरी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन के निकल के आती है जब भी कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है। ओके, इसके अलावा अगर देखें वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स या फिर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, इसमें कितना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है ये तो वही बता सकते हैं। पर दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं अपने इस पैसे को कॉम्पनसेट करने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर प्राइवेट सेक्टर से आप करवाना चाह रहे हो तो भाई प्राइवेट सेक्टर को तो भाई सीधी सी बात है वो क्यों करेगा मार्केट में।
आप अगर खुद एक बिजनेसमैन बनो तो क्या करोगे उस टाइम पे, एक प्राइवेट सेक्टर के ऑनर के तौर पे? या तो आप सरकार के साथ में कोलैबोरेट करोगे कि भाई आप हमारी हेल्प कर दो, जिससे कि हम थोड़ा सा पैसा कंपनसेट कर दें और कुछ दिनों के बाद में धीरे धीरे करके आप हमारा पैसा लौटा देना। और दूसरी तरफ अगर प्राइवेट सेक्टर खुद ही अपने होल सोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर लेगा, वैक्सीन तैयार कर लेगा, तो वो फिर पूरा का पूरा मार्केट इकोनॉमी पे काम करना शुरू कर देगा, तो लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर गरीबी बहुत सारी है। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर के और फिर बाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया प्राइवेट सेक्टर में, और साथ में प्रोडक्शन को भी इंश्योर किया। आज हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो फैसिलिटीज़ है, जैसे भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन्होंने जो कुछ भी किया है उसके पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट का बूस्ट पूरा रहा। पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम किया गया, कैसे भी करके जो इम्पैक्ट है पैसे का वो कम से कम आए। दूसरी तरफ ये बताना चाह रहे हैं राइटर कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो चुकी थी कि हमारे यहाँ पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो अच्छी खासी पेस पे थी, जहाँ और फॉरेन इंस्टीट्यूशन, फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के प्रेशर में आकर के हमारे यहाँ पर 3 इम्पोर्टेंट लोकेशंस, 3 इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को हमने बंद कर दिया। उनका नाम था बीसीजी वैक्सीन लैबोरेटरी चेन्नई, पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कुन्नूर और सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली। वो चलो ठीक है कि फिर उसके बाद में 2012 में इनका फिर से रिवाइवल हो गया, चलो बढ़िया बात है सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद में। बट एक बार तो ऐसे करके वैक्सीनेशन को हमने यहाँ पे वीक कर दिया। दूसरा, ये जो वैक्सीन यहाँ पे डेवलप हो रहे थे, इन वैक्सीन्स को हमने रिप्लेस कैसे किया? चाइना से सस्ते वैक्सीन मंगवा करके। अब सस्ते के चक्कर में क्या हो गया, वैक्सीन फैसिलिटी थी वो हमारी और ज़्यादा डिक्लाइन हो गई। तो यही तो सबसे बड़ी सवाल थी। यही तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए एपीआईज की रिक्वायरमेंट है, बोलो वो हम मोर देन 70% तो रिलाय चाइना पे करते हैं। जब ये गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ था पिछले साल, तब हमें पता पड़ा था कि भाई वैक्सीन डेवलप करेंगे कैसे। आज हमने अमेरिका से वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो अमेरिका से ही मांगे, भाई चाइना से क्यों नहीं मांगे? क्योंकि हमारे रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखो, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, एपीआईज हैं, वो हम चाइना से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। बट चाइना जैसे कंट्री के ऊपर अगर हम रिलाय करेंगे पूरा का पूरा, और हमारा अगर इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन नहीं है कि हम किसी भी 4-5 कंट्रियों से एक जैसी चीज़ें नहीं इंपोर्ट करेंगे, तब तक हम ज़्यादा इंडिपेंडेंस नहीं शो कर पाएंगे। रीज़न कि एक ही कंट्री पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए तो वो चाइना की तरह दादागिरी करने लग गया, तो फिर अचानक से फिर हमारे यहाँ सप्लाई साइड इश्यूज आ जाएगा, तो वैसे मर जाएंगे। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि सरकार को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड मैनर में सोचने की ज़रूरत होती है। जबकि प्रीवियस रिजीम में यहाँ पर यही सवाल उठाया जा रहा है कि आपने केवल और केवल कन्फाइनमेंट कर दिया, किस पर? मेन फोकस कर लिया चाइना से। चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होने लग गया था ड्रग्स का, राइट। दूसरी तरफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात करें, जिसमें बहुत सारे जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस के लिए वैक्सीन दिए जाते हैं छोटे बच्चों को, बोला उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं लापरवाही देखी गई थी प्रीवियस रिजीम के द्वारा, कि वहाँ पर हमारे जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस जो वैक्सीन्स थे उनको तो निकाल दिया गया, और चाइना से चीप वैक्सीन जो आते थे उनको हमने उसमें इंक्लूड कर दिया। तो ऐसे में वैक्सीन फैसिलिटी थी वो और ज़्यादा वीकर होती चली गई। 2013 में भारत की बात करें तो भारत बायोटेक ने जेनवेक करके एक वैक्सीन तैयार किया था एन्सेफेलाइटिस के लिए, ठीक है। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं डोमेस्टिकली जो मैन्युफैक्चरिंग ये वैक्सीन था इसको रिप्लेस कर दिया, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में बहुत से वैक्सीन जो थे वो कहीं ना कहीं सस्ते के चक्कर में बाहर से मंगवाने लग गए। तो बात यहाँ पर क्या आ जाती है, जब सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी की बात आ जाती है ना, और यूनिटी की बात आ जाती है देश की, तो उस टाइम पर महंगाई नहीं देखी जाती है। उस टाइम पर यह देखा जाता है कि हम कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटली काम तो कर पा रहे हैं कि नहीं, कहीं बाहर से तो कोई हमें डिक्टेट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे पास में। तभी तो जाकर के ये आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है, आत्मनिर्भर भारत मिशन, ये ऐसे ही थोड़े ना आया है। बहुत मतलब हमारे से ज़्यादा भी एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, इनको बहुत सोचना समझना पड़ता है। और आप भी उसी लेवल पे एक दिन पहुंचोगे जब पूरे सर्कमस्टांसेस को देखोगे, और बेस्ट आउट ऑफ मैनी, मतलब होता क्या है, बेस्ट तो नहीं निकलता। ऑप्शंस हैं आपके पास में 5, सिचुएशन है, अब आप बताओ क्या करोगे। तो इनमें जो आपको बेटर वन लगेगी आप उसको पिक कर लोगे, ठीक है, बाकियों को छोड़ दोगे। क्योंकि
कोई भी चीज़ 100% सही नहीं है तो कोई भी चीज़ 100% गलत भी नहीं है। आपको देखना होता है कि कौन सी चीज़ को करने से फ़ायदे ज़्यादा हैं, क्योंकि नुकसान तो हर किसी के साथ में आते ही हैं। जिसके प्रोज हैं तो उसके कॉन्स तो डेफिनेटली होंगे ही। समझ गए? तो यहाँ पर तो ये तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बेस्ड थोड़ा सा था, पॉलिटिकली आड़े हाथों लिया जा रहा है कांग्रेस को, बट हम सीधा सा यहाँ पे पॉइंट जो था उसको मैंने एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की है कि कैसे भी करके हम पॉलिटिकल आइडिया को थोड़ा छोड़ दें और समझने की कोशिश करें कि क्या रियलिटी है आज की। ठीक है, तो इसके साथ में डिस्कशन में जो काम की चीज़ें थी वो हमने देख ही लिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।